नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, सॉल्यूशन अर्थात विलियन। देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, विलियन की बात करते हैं, विलियन क्या होता है या किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा के रूप में ऐसे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ यदि किस मिश्रण में मिले हो, दो या दो से अधिक पदार्थ समगामी मिश्रण में मिले हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। सममांगी और एक होता है विषमांगी। यदि दो या दो से अधिक पदार्थ सममांगी मिश्रण में मिले होते हैं उसे विलियन कहते हैं। और विषमांगी विलियन, विषमांगी की यदि हम बात करें तो उसमें समान मात्रा में नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्विअंगी होते हैं, कुछ त्रिअंगी होते हैं, कुछ चतुसंगी होते हैं। यदि हम द्विअंगी पदार्थों की बात करें तो द्विअंगी का मतलब होता है दो पदार्थ, त्रिअंगी का मतलब तीन और चतुसंगी का मतलब चार। अब यदि हमें विलियन की बात करें तो विलियन के जो मुख्यतः पार्ट्स हैं, यदि हम बात करें, आपके पास में है अध्याय नंबर 2 आज, उसका नाम है विलियन अर्थात सॉल्यूशन। यह बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका जो अंक भार है वह है 3 नंबर का, ठीक है। अब यदि हम विलियन की बात करें कि विलियन कहते किसे है या विलियन होता क्या है, तो सिंपल शब्दों में हम विलियन के बारे में ऐसा कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है। अब मिश्रण कैसा है, सममांगी। एक मिश्रण कैसा होता है, विषमांगी। यदि हम सममांगी और विषमांगी मिश्रण की बात करें कि जिनमें समान मात्रा में होते हैं सममांगी, जो भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं वे विषमांगी। इसी प्रकार से इसमें कुछ शब्द ऐसे दिए होते हैं जहां पर लिखा होता है द्विअंगी। द्विअंगी कहीं पे लिखा था त्रिअंगी, तो द्विअंगी का मतलब तो क्या होता है, दो। त्रिअंगी का मतलब क्या है, 3 प्रकार के। द्विअंगी का मतलब है 2 प्रकार के। चतुसंगी का मतलब है 4 प्रकार के यौगिक जुड़े होते हैं। अब सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विलियन होता है, इस विलियन में हमेशा मुख्य रूप से 2 बिंदु जुड़े होते हैं, यानी विलियन के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। उन महत्वपूर्ण घटकों को हम विलय और विलायक की संख्या देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम विलय और विलाय की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने कोई एक बीकर ले लिया बीकर। इस बीकर के अंदर आपने 500 ml जल भरा और इसमें 10 ग्राम नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया। यानी इसके अंदर 10 ग्राम क्या घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है। जल कितना है, 500 ml है। तो देखिए, जिसकी मात्रा कम होती है अर्थात जिसमें घुलने की क्षमता होती है, वह हमेशा विलय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलय। जिसमें किसकी क्षमता होती है, घुलने की क्षमता होती है। और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। जिसमें घोलने की क्षमता होती है अर्थात जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जिसमें किसकी क्षमता होती है, घोलने की क्षमता होती है, अर्थात जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें घुलने की क्षमता होती है वह तो विलय होते हैं, और जिसमें घोलने की क्षमता होती है वे विलायक होते हैं। तो देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो विलय है वह कौन है, NaCl, और विलायक कौन है, H2O। तो इसमें विलय NaCl है, विलायक H2O है, क्योंकि नमक में घुलने की क्षमता है। किसमें घुल सकता है ये, जल में। और जल में किसकी क्षमता है, घोलने की। किसको घोलने की, नमक को घोलने की, ठीक है। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि विलियन के मुख्य 2 घटक होते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि विलियन
के मुख्य दो घटक होते हैं। विलयन के मुख्य दो घटक होते हैं, एक का नाम होता है विलय और नंबर दो का नाम क्या होता है, विलायक। नंबर एक विलय है और नंबर दो विलायक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे विलय की, कि विलय क्या होता है। तो विलय हम यही कहेंगे कि जिसमें घुलने की क्षमता हो। किसकी क्षमता हो, घुलने की। तो विलय को हम परिभाषा के रूप में ऐसे लिखेंगे, विलयन का ऐसा घटक जो कम मात्रा में पाया जाता है, कि विलयन का ऐसा घटक जो कम मात्रा में पाया जाता है एवं विलायक में घुल जाता है, उसे विलय कहते हैं। उसे विलय कहते हैं कि विलयन का ऐसा घटक जिसकी मात्रा कैसी होती है, कम होती है, और किस में घुलता है, विलायक में घुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो अर्थात अब ये कह सकते हैं कि जैसे इसकी हम बात करें, इसमें घुलने की क्षमता किसमें है, NaCl में है। किसमें घुल रहा है, जल में घुल रहा है। तो जल यहाँ पे क्या है, विलायक, और NaCl क्या है यहाँ पे, विलय। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विलायक की। किसकी बात करते हैं, विलायक की। नंबर दो विलायक। तो विलायक में हम क्या कहेंगे कि विलयन का ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें विलय क्या होता है, घुल जाता है। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो कि विलयन का ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। विलयन का ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है एवं जिसमें विलय घुल जाता है, एवं जिसमें विलय घुल जाता है, उसे विलायक कहते हैं। अब देखो कि विलायक विलयन का ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है एवं जिसमें विलय घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक। तो इससे आपको यह पता चला होगा कि विलय प्लस विलायक इक्वल विलयन, यानी जो घुल रहा है और जो घोल रहा है, यदि इन दोनों को परस्पर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, विलयन। तो हम ये लिख सकते हैं कि विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो सकता है, विलयन हो सकता है। अर्थात आपके पास में NaCl प्लस H2O, ये विलय था, ये विलायक था, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl का विलयन, यानी जल के अंदर घुला हुआ तो किसका विलयन हो जाएगा, NaCl का विलयन। यानी कंप्लीट NaCl का जो सॉल्यूशन रहेगा वह कैसा रहेगा, विलयन रहेगा। NaCl क्या था, विलय, H2O क्या था, विलायक। तो दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि विलय और विलायक की प्रकृति क्या होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के प्रकार। विलयन के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। यदि हम तीनों की बात करें कि द्रवीय विलयन क्या होता है, गैसीय विलयन क्या होता है, या ठोसीय विलयन क्या होता है। अब देखो, यदि इन तीनों की बात करते हैं तो इधर देखना ध्यान से कि विलयन के जो प्रकार हैं उनकी हम बात करते हैं।
विलयन के प्रकार। विलयन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। नंबर 1 होता है गैसीय विलयन, नंबर 2 होता है द्रवीय विलयन, और नंबर 3 होता है ठोस विलयन। अब देखो तीनों की यदि हम बात करें कि गैसीय विलयन क्या होता है, द्रवीय विलयन क्या होता है और ठोसीय विलयन क्या होता है, कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव गैस होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव गैस होती हैं तथा विलय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। यानी जो आपके पास में गैसीय विलयन है, इस विलयन में विलायक रहेगा वह हमेशा क्या रहेगी? गैस रहेगी। जबकि विलय के रूप में यहाँ पे ठोस, द्रव व गैस इसमें से कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं द्रवीय विलयन की, कि द्रवीय विलयन क्या होता है, कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव, कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव द्रव होता है, जबकि विलय ठोस, द्रव व गैस में से कोई भी रह सकता है। कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव द्रव होता है तथा विलय ठोस, द्रव, गैस हो सकती हैं, इस प्रकार के विलयन को हम द्रवीय विलयन कहते हैं। इसके बाद में आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन की बात करें कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव क्या रहता है? ठोस, जबकि विलय के रूप में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे? ठोस विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस विलयन। तो आपको इनकी परिभाषा के रूप में ऐसे लिखना है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव द्रव होता है एवं विलय, द्रव, गैस या ठोस हो सकते हैं, उन्हें गैसीय विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव द्रव होता है, विलय के रूप में द्रव, ठोस व गैस हो सकते हैं, उन्हें द्रवीय विलयन कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव ठोस होता है तथा विलय के रूप में ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं, उसे हम कौन सा विलयन कहते हैं? ठोसीय विलयन कहते हैं। अब ठोसीय विलयन के बाद में यदि हम बात करते हैं कि कुछ विलयनों के इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि विलय किस प्रकार से होता है, विलयन और विलायक तीनों की प्रकृति लेते हैं। कि विलयन का एग्जाम्पल विलय और विलायक का, और इन तीनों की प्रकृति का लेते हैं। कि गैसीय विलयन में विलायक क्या है? हमेशा गैस है, जबकि विलय में ठोस हो तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? द्रव हो तो कौन सा होगा? और गैस हो तो कौन सा होगा? इसको हम एक सारणी के साथ देखते हैं, ध्यान से देखना इधर। विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार, यहां पे होगा विलय, यहां पे होगा विलायक, कि भाई ये विलयन के टाइप्स आ जाएंगे, ये विलय हो जाएगा, ये विलायक हो जाएगा, और ये इनके क्या हो जाएंगे? उदाहरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है। यहां से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्पल से संबंधित। सबसे पहले यदि हम विलयनों के प्रकार की बात करते हैं, जैसे आपके पास में विलयन का प्रकार है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, कि ऐसे विलयन जिसमें विलायक सदैव गैस होती हैं तथा विलय, गैस, ठोस व द्रव हो सकते हैं, ऐसे विलयन को हम कौन सा विलयन बोल रहे थे? गैसीय विलयन। ये परिभाषा आपको लिखनी है। तो अब देखो यहाँ पे विलय की प्रकृति की बात करते हैं कि विलय के रूप में गैस भी हो सकती है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। यदि आप यहाँ पे लिखो विलय क्या है? गैस हो सकती है,
द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। लेकिन विलायक सदैव कैसा रहेगा आपके पास में? गैस रहेगा। तो यहां पे गैस गैस हो जाएगी विलायक, यहां पे भी गैस रहेगी और यहां पे भी क्या रहेगी? गैस। यदि आप बात करो कि विलय कैसा है? गैस, और विलायक कैसा है? गैस। तो इन दोनों में गैस गैस दोनों है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? गैसों का मिश्रण, या क्या लिख सकते हो? वायु। यानी जैसे आपने कहा कि विलय के रूप में H2 है और विलायक के रूप में O है या O2 है, तो ये H2, O2, N2 जितनी भी गैसें होती हैं इन सारी गैसों का मिश्रण हो जाएगा। या वायुमंडल में जितनी भी गैसें होती हैं उनमें अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय विलयन के रूप में मानते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि वायु हो गई गैसों का मिश्रण। अब यदि आपके पास में विलय क्या है? द्रव है, जबकि विलायक क्या है? गैस। तो विलय द्रव, विलायक गैस। तो जब विलायक तो गैस है लेकिन उसमें आपने क्या मिला दिया? द्रव मिला दिया। जैसे आप कहते हो जलवाष्प, क्या कहते हो? जलवाष्प। तो जलवाष्प के रूप में विलायक तो क्या होगी? गैस, जबकि विलय क्या होगा? द्रव है। अब यदि हम बात करते हैं कि विलय क्या है? ठोस, और विलायक क्या है? गैस। तो इसमें कौन से होते हैं? तो यदि आप कहते हो एक अवस्था पाई जाती है आपके पास में ठोस, द्रव और गैस के रूप में, यदि गैस और ठोस की अवस्था, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और जो ऊर्ध्वपातन की प्रकृति होगी उसमें यह अवस्था रहेगी, तो आप ये लिख सकते हो गैसों का ऊर्ध्वपातन। गैसों का ऊर्ध्वपातन, या जितना भी धुआं बनता है वायुमंडल में ETC आदि के गैसों का ऊर्ध्वपातन है, धुआं है, वह किस में पाया जाता है? आपके ठोस और गैस के मिश्रण के रूप में पाया जाता है। तो ये तो होते हैं गैसीय विलयन। नंबर 2 होते हैं द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन में विलय तो गैस, द्रव और ठोस हो सकते हैं, लेकिन विलायक हमेशा क्या रहेगा? द्रव रहेगा। तो इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे विलय तो क्या हो सकती है? गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं, जबकि विलायक सदैव क्या रहेंगे? द्रव रहेंगे। क्या रहेंगे? द्रव। यदि आपके पास में द्रवीय विलयन में विलायक तो द्रव हैं लेकिन विलय गैस हैं, तो इसके रूप में आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो सोडा वाटर। क्या ले सकते हो? सोडा वाटर। अभी गर्मी का टाइम है, आप सब लोगों ने सोडा वाटर पिया होगा। सोडा वाटर में क्या होता है? जो कांच की गिलास होती है, उस कांच की गिलास में सबसे पहले वे क्या भरता है? द्रव भरता है, और उस द्रव में वह बाहर से क्या डालता है? गैस डालता है। गैस डालने पर उसके ऊपर क्या होते हैं? बुलबुले से बनते हैं। तो वे सोडा वाटर का जो मिश्रण होता है वह द्रव और गैस का मिश्रण होता है। तो वह किस प्रकार का विलयन होता है? द्रवीय विलयन होता है। ये पेय पदार्थ सोडा वाटर होता है, उसमें यह पाया जाता है गैस और द्रव का मिश्रण। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं द्रव द्रव की, द्रव में एल्कोहल है, और एल्कोहल में आपने क्या मिला दिया? जल मिला दिया। तो ये किसका मिश्रण हो जाएगा? द्रव द्रव का मिश्रण हो जाएगा। या जल में क्या मिला दिया? एल्कोहल मिला दिया, तो ये द्रव द्रव का मिश्रण हो जाएगा। यदि आप बात करते हो ठोस और द्रव की बात करते हो, ठोस और द्रव में जैसे ठोस आपने क्या ले लिया? चीनी किस में मिला दी? जल में मिला दी, या किस में मिला दी? दूध में मिला दी। तो यहाँ पे ठोस और द्रव का एग्जाम्पल हो गया कि चीनी प्लस जल, ठोस और द्रव, एल्कोहल प्लस जल, द्रव और द्रव। सोडा वाटर है, उसमें क्या लिया? गैस और द्रव। किसका एग्जाम्पल आएगा? सोडा वाटर का। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना सोडा वाटर के लिए। अब इसके बाद में यदि हम 3 नंबर बात करते हैं ठोस विलयन, तो ठोस विलयन में देखना कि ठोस विलयन क्या होता है? कि ऐसा विलयन है जिसमें विलायक सदैव क्या होता है? ठोस होता है। विलायक की प्रकृति सदैव कैसी होती है? ठोस होती है, जबकि विलय की प्रकृति गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती हैं और ठोस भी हो सकती हैं। इन तीनों में से कोई भी प्रकृति हो सकती है। यदि हम विलय गैस और विलायक ठोस लेते हैं तो इसमें जो ठोस विलयन बनेगा वह कैसा बनेगा? ठोस धातुओं की सतह पर
गैसों का अधिशोषण, ठोस धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि जो भी द्रव है और ठोस है, द्रव और ठोस में क्या होगा, पारा व कॉपर। पारा कैसा है, द्रव, कॉपर कैसा है, ठोस। या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि पारा ले लिया और पारा के साथ में क्या, पारा व Zn जिंक, इनके रूप में भी आप इनका मिश्रण कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं ठोस ठोस। ठोस ठोस में क्या है, ठोस ठोस में सीधा सा है कि चांदी प्लस सोना का मिश्रण। तो आप लिख सकते हो Au व Ag का मिश्रण। तो इस प्रकार से ये विलयनों के प्रकार होते हैं। विलयनों में विलय और विलाय की प्रकृति को बांटा गया है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि विलय और विलाय की प्रकृति क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। इन एग्जाम्पलों में से एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विशेष तौर से आप ध्यान रखना। अब यदि हम बात करेंगे इसके बाद में, वह आएगी सांद्रता की इकाइयां, कि जो भी आपके पास में यौगिक ले रखे हैं उन यौगिकों को सांद्रित करने की इकाइयां क्या है। जैसे आप ये कह सकते हो कि द्रव्यमान प्रतिशतता है, आयतन प्रतिशतता है। इनके बारे में हम बात करेंगे कि सांद्रता की जो इकाइयां हैं उन सांद्रता की इकाइयों को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, जो भी आपकी इकाइयां, उन इकाइयों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए केवल हम जो विलयन है उनके प्रकार तक पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम सांद्रता की इकाइयां पढ़ेंगे। यहां तक अच्छी तरह से साथ साथ देखें, नोट्स बनाएं और इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।